राइज विथ एसएसएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं व्यापम की निचोड़ सीरीज। ठीक है, इसमें व्यापम के जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब का एनालिसिस करके आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चों के पेपर हुए, पेपर में बच्चों की प्रैक्टिस भी अच्छी थी, उनका सिलेबस भी कवर अप था, लेकिन एग्जाम में उतना स्कोर नहीं कर पाए जितनी उनकी उम्मीदें थी। तो इसके दो तीन रीज़न हैं कि या तो बच्चे ने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं किए, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी की, सिलेबस कंप्लीट है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किए, या फिर ये हो रहा है कि बच्चे के सामने जब मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मिलके जब क्वेश्चन आए कि मैथ्स के एक टॉपिक का ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे दिक्कतें हो रही है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है। और आपके लिए, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है तो फिर आपको जरूरत किसकी है? प्रैक्टिस की। क्यों जरूरत है? क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस कीजिए और उन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। आपको ना तो बहुत ज़्यादा हल्के सवालों की प्रैक्टिस करना, ना ही बहुत ज़्यादा कठिन सवालों की प्रैक्टिस करना। आप जिन एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके हिसाब से तैयारी कीजिए। जैसे हम लोग व्यापम के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि एमपीएससी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें ये ध्यान देना है कि वन रक्षक में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें ये ध्यान देना है कि पटवारी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आने वाली शिफ्ट में कैसे पूछे जा सकते हैं। एमपी पुलिस के एग्जाम में तो एमपी पुलिस के जो पिछले 2-3 साल में एग्जाम हुई है उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, आगे वाले में क्या पूछे जा सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है। अभी हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करें, धीरे धीरे ये बाकी सब्जेक्ट की भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छा, इस सीरीज में खास क्या होगा? तो इस सीरीज में खास ये होगा कि जो भी क्वेश्चन निकाले गए वो एनालिसिस करके निकाले गए। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, इधर से निकाल लिया। पेपर पुराने क्या हुए हैं, उनका पैटर्न क्या था, आगे पैटर्न में क्या हो सकता है, इन सबको। और ये जो सीरीज है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्यापम को टारगेट करके कि व्यापम का निचोड़ लिखा है, व्यापम का निचोड़ हमें निकालना है कि व्यापम में क्या पूछा जाता है। क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ ये चीज़ें होती है कि सर व्यापम में तो ऐसा पूछ लिया है, क्वेश्चन तो ऐसा आ गया है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हुए सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम शुरुआत करेंगे मैथ्स की। तो चलिए देखते हैं मैथ्स का हमारा पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल है आपके सामने कि P एक कार्य को 12 दिन में करता है, Q उसी काम को 18 दिन में करता है। देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है ना, कोई भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो पहले ये समझो कि क्वेश्चन जो वो किस टॉपिक का है। टॉपिक समझने के बाद आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक्यूरेट मेथड क्या होना चाहिए, आपको इसका इस्तेमाल करना है। और एक और बात समझो भाई, देखो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, मैथ्स अगर आपको सॉल्व करना है, गिवन टाइम में आपको सॉल्व करना है, तो आपको 2-3 चीज़ें आना चाहिए। एक तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग आपको जल्दी जल्दी करते आना चाहिए। दूसरा, आपको स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करना है। स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करना, ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ट्रिक्स से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन चेंज होता है तो ट्रिकें काम नहीं करती। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये पता चले कौन सी स्टेप मुझे लिखना है, कौन सी स्किप करना है ना, मैं डायरेक्ट कहाँ जा सकता हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी टाइम में भी होगा और सही सॉल्व भी होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला सवाल है कि P किसी काम को, एक व्यक्ति है जिसका नाम है P, वो किसी काम को कितने दिन में कर देता है, तो वो कर रहा है किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है Q और Q उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, तो Q उसी काम को कर रहा है कितने दिन में भाई? 18 दिन में। देखो, P एक काम को कर रहा है 12 दिन में, Q उसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 18 दिन में। P 12 दिन, Q 18 दिन। तो मैं तो पहले यही पूछूंगा ना कि ऐसा कौन सा काम है जिसको P 12 दिन में कर लेता है और Q 18 दिन में कर लेता है। तो हम कुल काम निकालेंगे। अब काम हम इन दोनों के हिसाब से निकाल लेते हैं, है ना, जिससे ये भी सहमत और ये भी सहमत हो। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम देखेंगे कुल काम, हम उस संख्या को मानेंगे जो इन दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, इन दोनों का उस संख्या में भाग चले जाए। या आप कह सकते हो सर आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। तो मैं 12 और 18 से डिवाइड होने वाली संख्या देखता हूँ, तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। तो मेरे पास जो संख्या आ रही है वो कौन सी आ रही है? 36। तो मैंने पूरा काम मान लिया कि पूरा काम कितना हो गया आपका? 36 काम हो गया। कितना काम हो गया भाई? 36 काम। अच्छा, एक बात तो आपने निकाल ली कि सर टोटल काम 36 है। अगर ये P अकेला इस 36 काम को करता तो कितने दिन में खत्म कर लेता? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। तो इधर समझो भाई कि 36 काम को करने में अगर P को 12 दिन लग रहे हैं तो P एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कह दोगे सर 3 काम। 12 तिया 36 होगा, एक दिन में कितना काम कर लेगा? 3 काम। Q इस 36 काम को अगर अकेला करता तो कितने दिन में कर लेता? 18 दिन में। तो आप कहोगे सर एक दिन में कितना काम करेगा? तो 18 दूनी 36, एक दिन में कितना काम करेगा? ये 2 काम करेगा। ठीक है, आपने टोटल काम निकाले 36 है। 36 काम को P 12 दिन में कर रहा है, Q 18 दिन में कर रहा है। तो आप कहोगे सर P अकेला एक दिन में 3 काम करेगा और Q अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। यहाँ तक की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वे दोनों कुछ दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब पी और क्यू ने साथ में काम करना शुरू किया। चलो हम एक काम करते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि कोई व्यक्ति आ गया, कोई व्यक्ति छोड़ के चले गया, इस टाइप के सवाल है, तो आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेना है साधारण सी। इसमें क्या लिखा है कि वे दोनों कुछ दिनों तक साथ में काम करते दोनों, तो दोनों ने साथ में काम किया, मतलब पी भी था और कौन था, क्यू भी था। यहाँ से काम शुरू हुआ, दोनों ने साथ में काम किया। ये पूरी आपकी टाइमलाइन है, और पूरी टाइमलाइन में इसका आपका टोटल काम कितना होगा, तो आप कह दो सर टोटल काम हो जाएगा हमारा कितना काम, 36 काम। कितना काम हो जाएगा भाई, 36 काम। टोटल 36 काम हो गया। वे दोनों कुछ दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, उसके बाद पी कार्य छोड़ देता है। कुछ दिनों तक साथ में काम किया, मान लो यहाँ तक साथ में काम किया, इसके बाद किसने काम छोड़ दिया, पी ने। किसने काम छोड़ दिया भाई, पी ने। और क्यू अकेला बाकी काम को पूरा करता है। भाई देखो यहाँ से पी और क्यू साथ में काम शुरू किया था, फिर पी ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन आपका, क्यू। और क्यू कब तक काम करेगा, तो जब तक आपका काम खत्म होगा तब तक। कार्य को समाप्त होने में 9 दिन लगते हैं। देखो यहाँ से जो आपका काम शुरू हुआ था, यहाँ से आपका काम शुरू हुआ था और यहाँ तक आपका एंड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका समय जो है कितने दिन का हो गया है, तो आप कह दोगे सर 9 दिन का। कितने दिन का हो गया है, 9 दिन का। भाई काम शुरू से लेके एंड तक टोटल कितना काम है, 36 काम। और 36 काम को होने में कितने दिन लग रहे हैं, 9 दिन। देखो अब इसमें आप एक बात समझोगे, और वो क्या है कि सर यहाँ से पी और क्यू ने स्टार्ट किया, यहाँ पी ने छोड़ दिया, और फिर यहाँ से आते किसने काम किया, क्यू ने। मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सर क्यू तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक था। बोलो हाँ, था ना भाई। क्यू तो पहले दिन से लेके कहाँ तक था, आखिरी दिन तक था। मतलब उसने पूरे दिन काम किया, और पूरे दिन मतलब कितने दिन काम किया, 9 दिन। तो मैं अगर ये निकाल लूँ कि क्यू ने 9 दिन में कितना काम किया, फिर बचा हुआ काम किसका आ जाएगा आपके पास, पी का। तो हम सबसे पहले यही निकाल लेते हैं कि क्यू का 9 दिन का काम, क्यू का 9 दिन का काम, कि क्यू ने 9 दिन में कितना काम किया होगा। तो एक बात बताओ भाई, क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। देखो आप जहाँ भी पढ़ के वीडियो देख रहे हो, जहाँ भी बैठ के आप ये देख रहे हो, तो आपको साथ में ये चीज़ें सॉल्व भी करते जाना है और रिपीट भी करना है। इसी से आप सीख पाओगे, आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो क्यू एक दिन में 2 काम कर रहा है, पूरे 9 दिन अगर रहता है तो 9 दिन में कितना काम कर देगा, तो आप कह दोगे सर 9 दिन में ये कर लेगा 18 काम। कितना कर लेगा भाई, 18 काम। क्यू ने यहाँ से लेके यहाँ तक 18 काम किया है, तो टोटल काम होना कितना है, 36 होना है। हो कितना गया, 18। तो चलो एक काम करते हैं, हम शेष काम निकाल लेते हैं कि क्यू ने अगर 18 काम किया तो आपका रिमेनिंग वर्क कितना है, तो आपको सर टोटल 36 है। 36 में से 18 क्यू ने किया है, तो बचा कितना, 18। अब एक बात समझ लो भाई, टोटल 36 काम है, 36 में से क्यू ने यहाँ से यहाँ तक 18 काम किया है, तो बाकी का काम किसने किया होगा, 18। तो आपको सर बाकी का जो 18 काम है ना, ये पी करेगा। कौन करेगा, पी करेगा। यहाँ से यहाँ तक पी ने किया होगा ना, वो भी तो था काम में शामिल, तो यहाँ से यहाँ तक पी ने काम किया होगा। तो यहाँ देखो कितना काम किया है, 18 काम। तो बस यही निकालना है कि 18 काम करने में पी का समय, किसका समय बताना है आपको, पी का समय। तो 18 काम करने में अगर मैं पी का समय बताता हूँ, तो टोटल काम है 18। पी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो कह दोगे सर पी एक दिन में कर रहा है कितना काम, 3 काम। तो पी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 18 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 6 × 18 मतलब कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। ठीक है। देखो भाई टोटल 36 काम था, 36 में से क्यू ने किया 18 काम, तो बाकी का 18 काम किसने किया होगा, पी ने। अब पी ने जब अपने हिस्से का 18 काम कर दिया, तब तो वो चले गया, फुर्र हो गया वो तो पी ने 18 काम किए कितने दिन में, 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। और 6 दिन के बाद कौन चले गया, पी चले गया। तो आपसे बस यही तो पूछा है। तो पी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो पी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा भाई, 6 दिन बाद। कितने दिन बाद, 6 दिन। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाता कि पी के काम छोड़ने के बाद, पी के काम छोड़ने के बाद क्यू ने कितने दिन काम किया हुआ था, आप ये कह दो ना कि पी और क्यू ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। तो पी के काम छोड़ने के बाद क्यू ने कितने दिन काम किया होगा, तो टोटल 9 दिन है, 6 दिन इन्होंने काम किया, तो यहाँ का आंसर कितना आएगा, 3 दिन। निकाल सकते हो। क्वेश्चन को बस आपको थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा सकता है और कुछ नहीं। ठीक है। तो आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे हो, तो आंसर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बस ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 16 से 2/3% बढ़ जाती है। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन रीड करते हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको सबसे पहले टॉपिक निकालना है कि किस टॉपिक का सवाल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रतिशत का सवाल है। अब देखो प्रतिशत के जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई संख्या लिखी है और वो प्रतिशत में है, किस में है, प्रतिशत में, तो उसे भिन्न में बदलना पड़ेगा आपको। किस में बदलना है, भिन्न में, क्योंकि फ्रैक्शन में परसेंटेज थोड़ा सा टफ होता है, भिन्न में बदल लो तो आसान हो जाएगा। तो भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। और अगर कोई संख्या भिन्न में लिखी और उसको प्रतिशत में ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है मेरे भाई।
तो यहाँ देखो आपके पास क्या कहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल आपके क्या हुई, तो पहले साल बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 16/2/3%। 16/2/3% को हम भिन्न में लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई? 1/6 लिखेंगे। जो लोग बिगिनर है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट हम लोग बाद में करेंगे, जिसमें आपके टॉपिक वाइज सब कवर अप किया जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, पर आपको साथ में ही देखो, जो लोग बिगिनर है और जो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके लिए मेरी एक पर्सनल सलाह है कि वो पहले दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, है ना। क्योंकि जो बिगनर है उन्हें तो पता चलना चाहिए ना कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मुझे किस टाइप की स्टडी करना होता है। जनरली क्या करते हैं बच्चे, तैयारी कर लेते फिर पेपर देने जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं है, पेपर देने जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि तैयारी तो मैंने कुछ और टाइप की है, क्वेश्चन तो कुछ और टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो बिगिनर जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें स्टार्टिंग से देखते हुए चलना है कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से किस किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो देखो, शहर की जनसंख्या पहले साल 16/2/3% बढ़ जाती है। 16/2/3 को हम भिन्न में लिखते हैं 1/6। दूसरे साल भी कोई परिवर्तन हुआ, और क्या परिवर्तन हुआ कि दूसरे साल भी जनसंख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है? 37/1/2%। और इसको अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3/8। क्या लिख सकते हैं भाई? 3/8 लिख सकते हैं। तीसरे साल जनसंख्या, देखो ये कैसे लिखा जाता है, तो इनका 37 में आप 2 का गुणा कर दो, 1 जोड़ दो, फिर 2 आएगा, और फिर क्या करना है आपको? भिन्न में लाना है, तो 100 से क्या कर दो? भाग दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तीसरे साल जो जनसंख्या है, और ये वैल्यूज है ना, जब आप परसेंटेज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हर बार आप निकाल भी नहीं सकते, तो ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तीसरे साल जनसंख्या क्या हुई है? तो आपकी घटी है। तीसरे साल जनसंख्या क्या हुई है? घटती है। और कितनी घटती है? 57 से 1/7%। और 57 से 1/7% को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो इसका मान आता है 4/7। कितना आ जाएगा भाई? 4/7। अब देखो आपको क्या करना है, तो एक तो आपके पास है वर्तमान जनसंख्या, एक तो आपके पास क्या है भाई? वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी? 1,65,000। तो एक वर्तमान जनसंख्या होगी और एक वर्ष की क्या होगी? अंत में, ठीक है। एक वर्तमान जनसंख्या मतलब एक साल के पहले होगी और एक साल की क्या होगी? बाद में। तो यहाँ देखो, पहले साल क्या हो रहा है कि साल की शुरुआत में आपकी जनसंख्या कितनी है? 6। ये 100% के बराबर होता है कि साल की शुरुआत में आपकी जनसंख्या 6 बड़ी है, तो आपकी जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। तो साल के अंत में जनसंख्या 6 से कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 7 हो जाएगी, हो जाएगी ना। अगला देखते हैं, यहाँ भी जनसंख्या बढ़ी है, तो यहाँ साल के शुरुआत में आपकी जनसंख्या कितनी थी? 8 थी, और 8 से बढ़ के ये कितनी हो गई है? तो 8 थी, 3 और बढ़ गई, तो 8 से 9, 10 और कितनी हो गई? अभी 11 हो गई। कितनी हो गई भाई? 11 हो गई। तीसरे साल में देखो, तो तीसरे साल में लिखा है कि अगर साल के शुरुआत में जनसंख्या 7 थी, तो अब संख्या घटी है, तो 7 थी तो 4 कम हुई, तो 7 में से 4 कम हो गए, तो अब कितनी बचेगी? 3 बचेगी, ठीक है। पहले साल 6 से 7 हुई, दूसरे साल 8 से 11 हुई, तीसरे साल 3 से कितनी हो गई? 7 हो गई है। हमें ये निकालना है कि 3 साल पहले की जनसंख्या क्या थी और 3 साल बाद की जनसंख्या क्या है, इन दोनों के बीच हमें निकालना है। तो यहाँ देखो, हम लोग देखते हैं कि सारी संख्या क्या है? रेशियो में है, आमने सामने है। तो आमने सामने अगर कोई संख्या कट जाती है तो आप काट दो। तो देखो यहाँ 7 से क्या हो जाएगा? 7 कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी कितना होता है? 6। अब जो बची संख्या है ना, अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, तो अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तो बची संख्या उनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। मतलब आप ये कहोगे सर वर्तमान जनसंख्या अगर 16 है तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हुई? अंत में हो रहा है ना, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 11। तो आप ये कहोगे सर अगर आज जनसंख्या 16 है तो 3 साल बाद जनसंख्या मेरे हिसाब से 11 होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से 3 साल बाद जनसंख्या 11 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो गई है? 1,65,000। तो जो संख्या मेरे हिसाब से 11 है, क्वेश्चन के हिसाब से यही संख्या कितनी है? तो ये है 1,65,000। हमने 11 सोचा, क्वेश्चन 1,65,000 कह रहा है। चलो ये निकालते हैं कि कितने गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा निकालने के लिए आपको 1 की वैल्यू निकालना है। 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1,65,000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 1 का मान आ जाएगा, मतलब कितने गुना ज़्यादा है हमारी सोच से, मतलब हमारा ये जो रेशियो है ना, इसके हिसाब से एक्चुअल वैल्यू कितने गुना ज़्यादा ये निकाला जाता है। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, बचा कितना? 5, 11 पंजे 55, और फिर कितने जीरो है? 3 जीरो। मतलब हम जो सोच रहे हैं ना, हमारी जो यूनिट है, हमारे हिसाब से 3 साल बाद जो जनसंख्या है वो 11 लोग होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1,65,000 है। मतलब हम जो संख्याएं सोच के चल रहे हैं उससे कितने गुना ज़्यादा है? 15 गुना ज़्यादा। तो एक बात बताओ भाई कि 3 साल बाद जनसंख्या अगर 15 गुना ज़्यादा, 15,000 गुना ज़्यादा हो रही है, तो वर्तमान जनसंख्या भी 15,000 गुना ज़्यादा होगी कि नहीं होगी भाई? होगी ना भाई। ये संख्या 11 से 1,65,000 हो रही है, मतलब 15,000 गुना ज़्यादा। तो वर्तमान जनसंख्या भी 15,000 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो इसे आपको क्या करना है? तो इसे आपको 15,000 गुना तक बढ़ा देना है,
और 15,000 गुना अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये तो आपके आ गए 3 जीरो। 16 का गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 के 0 बचे 8, 16 एकम 16 और 8 कितने हो गए, तो 16 और 8 आपके पास आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 24। तो आपके पास जनसंख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, तो वो आ जाएगी कितनी 2,40,000। कितने आ जाएगी भाई 2,40,000। आई होप कि ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी कि कैसे हो रहा है, जनसंख्या पहले इतनी थी फिर बाद में बढ़ी घटी, है ना। ये नहीं करना है कि जब ऐसा हो तो माइनस होता है प्लस होता है, जो ट्रिक है उनका इस्तेमाल नहीं करना। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि देखो 57 से 1/7 और घट रही है तो ये 100% है, ये 57 से 1/7, तो 100 से 57 से 1/7 कम कर देंगे तो बचा हुआ 7 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो 3 बचेगा। समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको लाभ हानि में फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब जहाँ भी आपका प्रतिशत लगता है वहाँ पे आपको भिन्न निकालते आना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हमारे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है शांत जल में नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले मैं ये मान लूंगा कि जो नाव की चाल है उसको मान लो आप x की, नाव की चाल होती है x, और धारा की जो चाल है उसे क्या मान लेंगे y मान लेंगे। देखो पानी आपने देखा होगा, है ना, पानी की 3 कंडीशन है। एक तो हो गया आपके पास शांत जल, मतलब पानी ठहरा हुआ है, कहीं नहीं बह रहा है। दूसरा होता है धारा की दिशा में, मतलब एक दिशा की ओर पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। एक होता है धारा की विपरीत दिशा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मेरी बात समझो, शांत जल में अगर आपको नाव चलाना है तो जितना फोर्स लगाओगे, जितनी स्पीड आप चला सकते हो चला, कोई रोकने वाला नहीं और कोई आपको बढ़ावा देने वाला भी नहीं। लेकिन धारा की दिशा में आप जा रहे हो, मतलब जिधर पानी बह रहा हो उधर अगर आप भी जा रहे हो तो आपको सर देखो, एक तो पानी आपको आगे की तरफ ले जा रहा है और आप भी चल रहे हो, तो दोनों चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर आप धारा के अपोजिट जाना है तो पहले तो जिस स्पीड से पानी जा रहा है आपको उसको काटना पड़ेगा, फिर जो बची हुई स्पीड है उससे आप ऊपर जाओगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी नाव जो है वो धारा की दिशा में जाती है तो चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मतलब क्या हो जाएगी, x + y, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन अगर आपको जाना विपरीत दिशा में है ना, अगर आपको लहरों से खेलने का शौक है तो आपको पहले उस लहरों को काटना पड़ेगा। तो लहरों को काटना पड़ेगा तो आपकी जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा। ये आ जाती है। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नाव की चाल अगर x है और धारा की चाल y है तो धारा की दिशा में जो चाल होती है वो x धन y होगी और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो x - y होती है। आगे सवाल देखते हैं। नाव A से B तक जाती है, नाव A से कहाँ तक जाती है, B तक जाती है। नाव A से B तक जाती है, फिर B से A तक वापस आती है। देखो ये आपके पास कोई बिंदु दे रखा है, एक नदी का कोई बिंदु दे रखा है, इसका नाम है A। यहाँ से आपकी नाव गई और कहाँ तक गई, B तक, है ना। नाव A से कहाँ तक जाती है, B तक जाती है। मान लो इधर पानी बह रहा है, ये धारा की दिशा हो गई, तो नाव आपकी क्या हुई है, तो नाव आपकी A से गई, कहाँ तक गई, B तक, और फिर क्या हुआ, तो फिर B से क्या हो गई, रिटर्न आ गई। रिटर्न आ गई। आने जाने में कुल समय 7 घंटे लगता है। ये जो आने जाने का कुल समय ना, मान लो कि उसका एक साइड का समय T1 और एक साइड का क्या हो गया, T2 हो गया, है ना। एक आने का एक जाने का, तो दोनों मिला के आपका जो समय दे रखा है वो कितने घंटे दे रखा है, 7 घंटे। अलग अलग नहीं दिया, इकट्ठा दे दे कि इकट्ठा उनको कितना समय लग रहा है, 7 घंटे लग रहा है। तो ए और बीच की दूरी बताइए। ए और बीच की दूरी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बताओ। एक बात बताओ भाई, जब ये ए से बी तक गया तो इसने कुछ दूरी चली होगी ना। तो बी से ए तक जाने में उसने कितनी दूरी चली होगी, तो आप ये कहोगे ना सर यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी भाई, समान ही तो होगी। तो एक बात समझो, यहाँ पे अगर मैं इसकी चाल निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी क्या निकालता हूँ, चाल। तो आपने कहा सर देखो धारा की दिशा में मतलब चाल क्या होगी, x + y, और x + y का अगर मैं मान आपसे पूछता हूँ कि भाई x + y का मान बताओ, तो आपको सर नाव की चाल 21 है और धारा की कितनी 3 है, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपको सर यहाँ चाल आएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं आपसे चाल पूछता हूँ कि भाई यहाँ चाल बताओ, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है आपको ना, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट मत करो, बेसिक चीज़ें समझो। तो यहाँ की चाल क्या होगी, तो यहाँ की चाल होगी कितनी होगी, x - y, और x - y की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो देखो नाव की चाल 21 है, 21 में से 3 माइनस करूँगा तो आपकी वापस जाते समय चाल कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में जा रहे हो तो आपकी चाल कितनी आ गई 24, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो आपकी चाल कितनी आ गई 18। एक बात समझो, जितनी दूरी आप गए हो उतनी दूरी तो वापस भी आप गए हो, है ना। जितनी दूरी आप धारा की दिशा में गए उतनी दूरी आप वापस चले हो। मतलब ये हुआ कि दूरी जाते टाइम और आते टाइम दोनों टाइम क्या है, समान है। तो समान है तो हम ऐसे एक दूरी मान लेते हैं जो 24 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए। तो देखो 24 दूनी 48 और 24 क्या कितना होता है 72, 18 दूनी 36 और 18 चौक कितना होगा 36 का डबल कितना हो जाएगा 72। तो आपके पास आ ही रहा है कि दोनों की कॉमन डिस्टेंस अगर मैं निकाल लेता हूँ तो कॉमन डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी कितने किलोमीटर 72 किलोमीटर।
तो मान लिया मैंने ऐसा है कि मान लिया कि दूरी कितने किलोमीटर है, 72 किलोमीटर। तो अगर ये 72 किलोमीटर है तो भाई एक बात बताओ, इसको जाने में समय कितना लगा? तो अगर आपसे समय निकालने के लिए कहा जाए तो समय बराबर क्या होता है? तो आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक का समय बताओ, T1 बताओ, तो T1 क्या बताओगे? तो आपने कहा सर दूरी 72 किलोमीटर है, चाल 24 है, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 या 72 मतलब कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। रिटर्न जाने का मेरे को भाई समय बताओ, तो आपने कहा सर रिटर्न जाने का समय अगर मैं T2 मान लेता हूँ तो रिटर्न जाना कितने किलोमीटर है? 72, और चाल कितनी आपकी? 18 है, 18 चौक 72, मतलब रिटर्न जाने में समय कितना लगेगा? 4 घंटे। आने का समय 3 घंटे, जाने का समय 4 घंटे। तो T1 प्लस T2 का मान आपके सामने आ रहा है, कितना आ रहा है? तो 4 धन 3 बराबर कितने घंटे? 7 घंटे, है ना। हमारे हिसाब से उसको आने जाने में, अगर दूरी 72 किलोमीटर है तो आने जाने में 7 घंटे लगना चाहिए। कितने घंटे लगना चाहिए भाई? 7 घंटे। तो हमारे हिसाब से आने जाने में 7 घंटे लगना चाहिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आने जाने का समय मिला कि कितना है? 7 घंटे। एक्चुअल जो डाटा हम मान के चल रहे हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन के डाटा से मैच हो रहा है। सपोज करो अगर यहाँ समय होता 14 घंटे, कितना होता? 14 घंटे, तो हमारे समय से दुगना होता कि नहीं होता? पर अभी जो समय आ रहा है हमारा भी 7 घंटे और क्वेश्चन का भी कितना है? 7 घंटे, मतलब सेम टू सेम टाइम है, सेम टू सेम टाइम आ रहा है। अगर समय समान आ रहा है तो फिर दूरी भी समान आएगी। मतलब अगर आपका समय 7 घंटे आ गया है तो दूरी जो आपने मानी वो बिल्कुल सही है। मतलब दूरी कितने किलोमीटर होगी? तो आप कह दोगे सर जो दूरी होगी वो होगी 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस आएगी, आ जाएगी। निकाल लेंगे इतना। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक बार इसे आप पढ़िए फिर हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल देखते हैं क्या लिखा है कि यदि एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है ना, जीवा वृत्त की होती है कॉर्ड, है ना, एक सर्कल हो गया। तो सबसे पहले अगर आपसे जीवा कही गई है, जीवा कही जाए तो आप वृत्त बना दो। क्या बना दो भाई? वृत्त बना दो, कि वृत्त की ही तो जीवा होगी। तो आपने सबसे पहले वृत्त बना लिया, ठीक है। हमने बना लिया कि ये आपके सामने क्या हो गया? एक वृत्त हो गया, ठीक है। बड़ा बना देते तो ये वृत्त हो गया। अब वृत्त की क्या बनाना है आपको? तो वृत्त की बनाना है एक जीवा बनाना है। क्या बनाना है आपको? एक जीवा। तो मान लो कि वृत्त की जीवा हो गई कोई, ठीक है। ये वृत्त की क्या हो गई है? जीवा हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या क्या करना है कि ये जो जीवा इसकी लंबाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ मान लो कि ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। यदि एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, जो स्पर्श रेखा मतलब किसी एक बिंदु पे जो वृत्त को छू कर निकल जाए वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा के साथ जीवा जो है स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री। मतलब स्पर्श रेखा जो है वो जीवा को टच करके निकलना चाहिए। तो टच करके निकलना चाहिए तो हम स्पर्श रेखा यहाँ से बनाएंगे कुछ आपकी, ठीक है। आपकी जो स्पर्श रेखा होगी वो कुछ यहाँ से बना लेंगे हम, कि ये स्पर्श रेखा को छू के निकल जाए, ठीक है। यहाँ से हम बना लेते हैं, मान लो कि ये आपकी स्पर्श रेखा, इसको छू के निकालना है, ठीक है। समझ जाओगे ना भाई? इसको आपको छू के निकालना है, ठीक है। ये मान लो ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। ये यहाँ पे इसको टच करके जा रही है इस बिंदु पे, ठीक है। इस बिंदु पे इसे टच करके जा रही है, ये टच करके जा रही है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या क्या होता है? तो केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो मान लो कि ये आपकी हो गई वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या। ये वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या। अब आपको एक बात पता होगी, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 का। इधर भी 90 का और इधर भी कितने का बनाएगी? 90 का। अब एक और बात समझो कि ये जो जीवा है ये स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45। तो भाई आपको पता है ना कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। इतना कोण अगर 45 डिग्री तो ये वाला कोण कितना होगा? तो आप कहते हो सर ये वाला कोण हो जाएगा कितने डिग्री? 45, क्योंकि पूरा 90 चाहिए तो ये वाला कोण भी होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आपने ये कोण निकाले 45 डिग्री। अब एक काम करते हैं हम लोग कि ये जो केंद्र है, केंद्र से जीवा पे एक लंब डाल देते हैं। केंद्र से जीवा पे लंब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है भाई? 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यहाँ समझो भाई, एक आपका त्रिभुज बन रहा है, ये आपका केंद्र वाला बिंदु हो गया, यहाँ एक त्रिभुज बन गया। ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितने डिग्री है? 45। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कह दोगे सर 45 डिग्री। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जीवा की कुल लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो इतनी कितनी? यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 3, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी? 3। तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई? 3 हो गई। अब आगे समझने वाली बात क्या है? वो ये है
कि किसी त्रिभुज में अगर आमने सामने के कोण समान हो तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती है, समान। तो इस कोण के सामने की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो इस कोण के सामने की भुजा भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बना है, तो आपको सर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो आपको कर्ण का ही तो मान निकालना है, जो यहाँ कर्ण बनेगा वही आपके पास वृत्त की क्या बन जाएगी, त्रिज्या। और यहाँ देखो इसमें आपके पास कुछ ट्रिपलेट्स होते हो। ट्रिपलेट्स क्या कहते हैं कि यदि एक भुजा एक हो, आधार एक हो, लंब भी एक हो, तो कर्ण कर्णी 2 गुना होता है ना। आधार और लंब अगर समान हो जाए तो कर्ण का जो मान होता है उनसे कर्णी 2 गुना होता है। तो यहाँ देखो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे कि सर देखो एक तो नहीं, ये कितना है 3, ये भी कितना है 3 है, तो ये 3 गुना, ये 3 गुना, तो ये भी 3 गुना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 3 कर्णी। तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग 9 का वर्ग आपके पास, सॉरी 9 धन 9 आ जाएगा 18, और 18 को हम लोग लिखेंगे 9 गुणित 2, तो वो आपके पास 3 बाहर हो जाएगा 9। ठीक है, तो आपके पास ये डायरेक्ट आ जाता है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको कुछ ट्रिपलेट्स पता होना चाहिए कि आधार और लंब का मान अगर समान हो तो कर्ण का मान जो होता है वो उनके कर्णी 2 गुना ज़्यादा होता है। तो ये वाला मान जो आ रहा है वो कितना आ गया आपके पास, 3 कर्णी 2, मतलब ये वाली जो आपके पास भुजा है इसका मान आ गया 3 कर्णी 2, और त्रिभुज की ये भुजा जो है यही वृत्त की क्या बन रही, त्रिज्या। तो आप कह दोगे ना कि यहाँ से कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 3 कर्णी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात भाई, समझ में आ रही। अगर कोई डाउट रहे, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, या डिटेल आपको समझना है, या शॉर्ट में अगर आपको समझना है, जैसे भी समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट के लिए आपको रिप्लाई के लिए एक लिंक दे देंगे, या फिर आपको पर्सनली उसके लिए मैसेज कर दिया जाएगा। जो भी होगा, जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होगा, उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला सवाल हमारे पास लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जैसा आपका एक साल में चेंजेस हो रहा है, जैसा पहले चेंजेस हो वैसे सेम टू सेम चेंजेस आपके बाद में भी होंगे, एक जैसे चेंजेस होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। तो देखो एक क्या लिखा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में दुगना हो जाती है। मान लो कि आपके पास 1 रुपये है, तो 3 साल बाद ये कितने रुपये हो जाएंगे, दुगना मतलब कितने हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे। अब अगर बताओ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हर मतलब समान रेशो में बढ़ेगी, तो यहाँ 1 से 2 हो रही है, तो अगले अगर मैं 3 साल की बात करूंगा तो अगले 3 साल में सर इसका दुगना होगा, मतलब इसका दुगना मतलब 2 से कितना हो जाएगा, 4। फिर अगले 3 साल में इसका भी दुगना होगा, मतलब 4 का दुगना मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर अगले जो 3 साल होंगे उसमें इसका दुगना हो जाएगा, मतलब 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, हमें कितना निकालना है, निश्चित दर से 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो इसी दर से ये कितने वर्षों में खुद की कितने गुना बताना है आपको, 32 गुना। तो आपको सर 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16, तो अगले 3 साल में ये 16 से कितनी हो जाएगी, तो आपको सर 16 से कितनी हो जाएगी, 32। तो ये राशि 1 से कितने गुना हो गई, 32 गुना। और इस 32 गुना होने में समय कितना लगा, तो समय आपसे पूछा गया था आपको सर 3 ये 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 कितने साल, 15 साल। तो आप सीधा सा आंसर दे दोगे सर इसका आंसर है 15 साल। देखो कई जगह इसकी ट्रिक बताई गई है कि ऐसा नहीं करना है, यहाँ भाग दो किसी संख्या का और ये सब चीज़ें, इतना नहीं करना। जब बेसिक से ही क्वेश्चन आपका टाइम में आ सकता है तो क्यों ट्रिक के चक्कर में पढ़ना, जबकि बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको गिवन टाइम में निकाल सकते हो। तो फालतू झंझटों में मत पढ़ो, इन्हीं झंझटों में आप अपना फ्यूचर बर्बाद किए जा रहे हो कि ये ट्रिक्स वो फलाने सर ने तो ये नया बता दिया, उन्होंने ये बताया। आप बेसिक समझो ना, बेसिक से ही आपका क्वेश्चन अगर टाइम के अंदर आ रहा है तो फिर आपको क्या जरूरत है इधर उधर जाने की, ऐसे में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला सवाल, और अगला सवाल हमारा ये रहा। अगला सवाल है 2 पुरुष और 3 लड़के काम को 10 दिन में करते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखो लिखा क्या है कि 2 पुरुष है मेरे पास और कितने हैं, 2 लड़के, 3 लड़के, लड़के मतलब बॉयज होता है तो 3 लड़के हो गए। ठीक है, ये एक दिन में कुछ काम करेंगे, 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर एक दिन में कुछ काम करेंगे। कितने दिन में काम को खत्म करते थे, 10 दिन में। तो टोटल काम आपके पास आ जाएगी कि कुल काम इतना है। जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में करते। सेम टू सेम काम को अगर 3 पुरुष करे और क्या करे, 2 लड़के करे, है ना, 3 men + 2 boy, 3 पुरुष और 2 लड़के करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 8 दिन में। मतलब ये जितना काम होगा उतना ही काम यहाँ भी होगा। तो आपको ये बताना है, आपसे पूछा क्या गया है कि 2 पुरुष है ना, 2 पुरुष और कितना, 1 लड़का, है ना, 2 पुरुष और 1 लड़का मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको कि लड़के और पुरुष की क्षमता कितनी है वो निकालना है। वो निकालने के लिए आपको यहाँ कंपेयर करना है
कंपेयर कैसे करेंगे, तो देखो इन दोनों में कंपेयर कराएंगे। 2 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 2 से काटे कितनी बार, 5 बार। 5 का गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10m धन 5 तिया 15b बराबर कितना होगा, 4 तिया 12m धन 4 दूनी 8b हो जाएगा ये, ठीक है। कंपेयर कराएंगे तो हम एक काम करते हैं, m को एक साइड कर लेते, b को एक साइड कर लेते हैं। m को अगर मैं एक साइड कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 12m माइनस 10m, है ना। इसको हम इधर लेके आए, बस मैंने आगे पीछे लिख दिया। प्लस अब इधर जो बचेगा आपके पास क्या बचा, तो ये बचा 15b माइनस कितना होगा 8b, ठीक है। आगे पीछे लिख दिया है कि 15 को इधर लेके आएंगे तो हम लोगों ने इसको, या 8b इधर गया था, फिर ये 10m इधर आया था, बस इनको आगे पीछे हम लोगों ने इक्वल टू क्या चेंज कर दिया। 12m में से 10m गए तो कितना बचा आपके पास 2m। 15b में से 8b गए तो कितना बचा आपके पास, तो आपको सर 7b। तो m/b की अगर मैं वैल्यू आपसे पूछता हूँ कि m/b कितना होगा, तो आपको सर इधर तो 7 बच गए, इधर से 2 डिवाइड में आ जाएंगे, तो कितना हो रहा है कि m/b की वैल्यू कितनी होगी, तो 7/2। इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुष अगर एक दिन में 7 काम करता है तो लड़का एक दिन में कितना काम करेगा, तो लड़का एक दिन में करेगा 2 काम। इतना क्लियर हो गया। अब आपके पास देखो ना, यहाँ कुल काम आपको निश्चित तौर पे पता है, या तो यहाँ से निकालो, यहाँ से बता, क्योंकि दिन पता है तो आप बता दो कि टोटल काम कितना है। तो हम कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। मान लो हमने ये वाली वैल्यू ले ली कि 3 पुरुष हैं और 2 लड़के हैं, ये लोग किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 8 दिन में, ये टोटल काम हो जाएगा। इसी काम को हमको कराना है 2 पुरुष और 1 लड़के से कराना है। कितने दिन में करेंगे, तो मान लिया मैंने कि d दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, d दिन में करेंगे। तो आपको d का मान चाहिए, ठीक है। आपको किसका मान चाहिए, d का मान। तो देखो यहाँ से हम d दिख जाएगा ना आपको, ये यहाँ से अगर हम d का मान निकालते हैं तो d का मान देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो भी वैल्यूज आपको पता है उनको लिखते जाओ। m का मान कितना है, तो m का मान है 7 धन 2 गुणित b का मान कितना है, तो आपको सर b का मान है 2 गुणित 8 बराबर 2। m का मान कितना है, तो m का मान है 7 धन 1 गुणित b का मान कितना है, तो b का मान है 2 और इनटू ये d, क्योंकि डेज आपको अभी पता नहीं है कि कितने दिन में कर पाएंगे। यहाँ देखो इनको अगर आप गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 7 21, 2 गुणित 2 4, 21 और 4 कितना हो गया 25 और मल्टीप्लाई बाय कितना है 8। यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा, 7 दूनी कितना हो गया 14 और 2 एकम 2, 14 और 2 कितना हो गया 16 इंटू कितना है, बाहर कितना है आपका, तो बाहर है आपका d, ठीक है। बाहर कितना है आपका d। यहाँ देखो आपको d का मान चाहिए, तो देखो कैलकुलेट क्यों करा रहे हो, जब कट जाएगी वैल्यू तो कैलकुलेट क्यों कराना। तो d का मान आपके पास आएगा 25 गुणित 8 और बटे में कितना आएगा 16 आ जाएगा। काट लेते इसको, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, तो d का मान आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है 25 बटे 2। आगे इसको सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और बचा कितना आपके पास 1 और बटे में कितना है 2। तो आप सीधे से कह सकते हो कि सर जिस काम को 2 पुरुष और 3 बच्चे 10 दिन में, या उसी काम को 3 पुरुष और 2 बच्चे मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो उसी काम को अगर मुझे 2 पुरुष और 1 बच्चे से 1 लड़के से कराना है तो कितने दिन लगेंगे, तो आपका आंसर आएगा 12 सही 1/2 दिन। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 12 सही 1/2 दिन। आई होप कि ये आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि आप इनकी क्या निकाल लो, एफिशिएंसी निकालो, क्षमता निकालो कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, है ना। और जो चीज़ें फिक्स है उनका कंपैरिजन करा लो, फिर जो आपको पूछा गया है उसको किसी एक जो चीज़ फिक्स है उससे तुलना करा लो। किसी से भी करा सकते हो, अब चाहो तो इससे करा लो, चाहे तो इससे करा लो, जिससे कराना चाहो करा सकते हो। आसान तरीका ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, है ना। LCM HCF का सवाल है। देखो एक बात जो मैंने नोटिस की वो ये है कि व्यापम में एडवांस में उतना टफ भी नहीं पूछा जाता जितने बच्चा घबरा जाता है ना। व्यापम में एडवांस मैथ अर्थमेटिक से ज़्यादा आसान है, क्योंकि अर्थमेटिक में क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है, और एडवांस का क्वेश्चन है व्यापम के एग्जाम में ज़्यादा टफ नहीं होता, मीडियम मॉडरेट लेवल का होता है। तो आपको घबराने नहीं, आप एडवांस मैथ्स को थोड़ा सा कवर अप कर लो, मतलब बेसिक तो पढ़ो एक बार पहले कि बेसिक क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, बनते कैसे, एक बार ये कर लो तो बाकी फिर चीज़ें धीरे धीरे बनने लग जाएगी, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ये जो सवाल है आपका नंबर सिस्टम का है, ठीक है। यहाँ देखो 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एलसीएफ से 12 गुना है। अगर आपको देखने से लगता है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ने पे बहुत ज़्यादा समझने पे टाइम बर्बाद मत करो। आप साथ में ही उसको जो चीज़ें आपकी ज़रूरी है, हर चीज़ नहीं लिखना है, जो चीज़ें आपकी ज़रूरी है उनको साथ में आप लिखते चलो। जैसे यहाँ लिखा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है, तो एलसीएम जो है वो 12 गुना है किसके, एचसीएफ के। तो L बराबर हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू एच, है ना। L मतलब एलसीएम और H मतलब हो गया एचसीएफ। यदि एक संख्या आपके पास, एक संख्या मतलब मान लो मैंने फर्स्ट वैल्यू मान ली कि एक संख्या कितनी है 93 है,
यदि एक संख्या 93 है एवं उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, एलसीएम तथा एचसीएफ का योग L + H, एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना है 403, कितना है भाई 403 है। तो दूसरी संख्या बताओ कि सेकंड वैल्यू क्या होगी, आपसे दूसरी संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो L का मान कितना है 12H, तो क्या मैं L का मान यहाँ नीचे लिख सकता हूँ क्या भाई, ये जो L का मान है 12H, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, तो आप उसे बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख लोगे 12H धन H बराबर कितना आ जाएगा 403, 12H धन H बराबर कितना हो गया, तो हो गया ये 13H, और 13H बराबर कितना है 403 है। तो H का मान बताओ भाई कितना होगा, तो आप कह दोगे सर H का मान होगा 403 बटे में कितना होगा 13, हो जाएगा। 13 से हम लोग डिवाइड करते, 13 ते कितना होता है 39, बचा 1 तो आ जाएगा 13 एकम 13। तो H का मान मतलब HCF कितना आ रहा है आपके पास, तो HCF आ गया आपके पास 31, कितना आ गया 31 आ गया। आपको दूसरी संख्या चाहिए, तो देखो एक बात हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो आपस में संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बराबर। तो आपके पास देखो दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो L का मान क्या मैं 12H लिख सकता हूँ क्या भाई, L का मान हम क्या लिख सकते हैं 12H, और H का मान तो अपने कहा सर H लिख देंगे बराबर। पहली संख्या कितनी है हमारे पास, तो पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या 93, निकालना कौन सी संख्या हमें, तो निकालना है हमें दूसरी संख्या। अब देखो यहाँ पे 12H × H, तो आपको सर 12H का वर्ग होगा, पर ऐसा क्यों करना, हमें पता है कि H का मान तो हमने निकाल ही लिया है कि H का मान कितना है, तो H का मान है कितना है भाई 31, तो 12 × 31 गुणित ये भी कितना होगा 31 बराबर में कितना होगा, तो 93 गुणित क्या आ जाएगा दूसरी संख्या। तो मुझे बस इतना ही निकालना था कि दूसरी संख्या निकालना है, तो क्या करूँगा 93 को इधर ले जाऊँ और इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में होगा, मतलब ये हो जाएगा 12 × 31 × 31 और बटे में कितना आ जाएगा 93। जिस संख्या से आप काट सकते हो उससे काटो। सबसे पहले देखो आपको कैलकुलेशन अच्छा होना ज़रूरी है। क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी समय में करना है तो आपको बड़ी संख्याओं से भाग देते गुणा करते चीज़ें आना चाहिए। 31 से काटेंगे तो 31 से कितना हो जाएगा 93, 3 से काटेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12। तो दूसरी जो आपके पास संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, तो वो आ रही है 4 × 31 आ रही है ना, 4 × 31, 4 एकम 4 और 4 ते कितना होता है 12। तो अगर आपसे दूसरी संख्या पूछी गई है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 124 होगी, 124 हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या। तो क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि आप संख्या कैसे निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, देखो मैथ से है, इसमें आपको क्वेश्चन को रीड करते आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ अच्छे से लेते हो, समझ अच्छे से लेते हो, तो आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक भाई, तो देखिए इसी तरीके से हमें सवाल करना है, आपको प्रैक्टिस करना है मिसलेनियस की, क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस करना है। अब जिन लोगों को टॉपिक, अब देखो क्या होता है ना, कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं किस टॉपिक है, तो उन्हें क्या करना है, अगर आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं बन रहे हैं तो पहले उस टॉपिक को एक बार आप रिवाइज कर ले कि कौन सा टॉपिक है, इसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर इसकी प्रैक्टिस करो एक बार, फिर मिसलेनियस पे वापस आओ, फिर किसी टॉपिक को क्वेश्चन होगा जहाँ फंस गए तो उस टॉपिक का पूरा रिवाइज करो, फिर उसके क्वेश्चन बनाओ, फिर आप प्रैक्टिस पे आओ, फिर आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करो। फिर आपको किसी दिन लगेगा कि इस टॉपिक का ये क्वेश्चन मेरे से बार बार नहीं बन रहा है, तो पहले उस टॉपिक की पूरी प्रैक्टिस कर लो, तुक्का नहीं लगाना है आपको प्रैक्टिस में। पहली बात तो है, यहाँ पे आपका खुद से खुद की लड़ाई है ना। यहाँ अगर आपने सही से अपनी लड़ाई लड़ ली ना तो एग्जाम आपकी इजीली क्वालिफाई हो जाएगी, वहाँ पे आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले आपको जिस क्वेश्चन एनालिसिस करो, जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे, पहले उस टॉपिक को कवर अप करो, फिर आप प्रैक्टिस पे आओ। ऐसा कब तक करते रहो जब तक आपके सारे क्वेश्चन के टॉपिक आपको पता नहीं चल जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी राइट अप्रोच पता नहीं चल जाती, तब तक करो। और जब ऐसा हो जाए तब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो गई, तब आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए वेल क्वालिफाइड हो, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखो भाई, आपकी स्क्रीन पे लिखा है, एक ट्रेन एक व्यक्ति को, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन का सवाल है। ठीक है, ट्रेन का सवाल है, तो देखो ट्रेन के हिसाब से देखते हैं। एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती, मान लो कि ये आपके पास व्यक्ति है, इसे पार करती, तो किसी व्यक्ति को पार करना है, तो व्यक्ति को पार करने के लिए जो आपकी दूरी लगेगी, तो व्यक्ति को पार करने के लिए जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई ही होती है। क्या होती है भाई, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आएगी, पार कब करेगी जब इस व्यक्ति से आगे निकल जाए, आगे निकल जाए मतलब अपनी लंबाई चल दे तो दूरी आ जाएगी। कितना समय ले रही है, तो आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलने में इसे लग रहा है 30 सेकंड का समय। कितना समय लग रहा है भाई 30 सेकंड। एक प्लेटफॉर्म है ना, आगे आपके पास लिखा है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है कितनी 110,
इसे पार करने में 40। देखो इसे पार कब करेगी तो आपको सर यहाँ से मिलेगी, और मिलने के बाद ये जो ट्रेन है ना यहाँ से इधर पूरी इसके बाहर चला है तो इसे पार कर लेगी। पार करने में टोटल 40 सेकंड का समय, मतलब ये जो पूरा समय लिखा है ना, ये जो पूरा समय है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा समय है 40 सेकंड है कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों चलना पड़ेगा। 40 सेकंड का समय लेती है। एक बात बताओ, आगे लिखा है आपके पास तो ट्रेन की लंबाई बताना है। ये ट्रेन हो गई, ये क्या हो गई भाई, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन हो गई, तो ट्रेन को अपनी लंबाई चलने में कितना समय लगता है 30 सेकंड। तो 110 मीटर का ये जो प्लेटफॉर्म है इसे पार करने में कितना समय लगेगा 10 सेकंड। क्यों लगेगा बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल आपके 40 सेकंड है, ट्रेन अपनी लंबाई 30 सेकंड में पार करती है, तो 110 मीटर चलने में कितना समय लगेगा 10 सेकंड। 10 सेकंड का समय लगेगा, 10 सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये आपके 110 मीटर हो गया। आपको ट्रेन की चाल बताना है। क्या बताना है भाई, ट्रेन की चाल। चाल बराबर आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। जो चीज़ निश्चित तौर पे आपको पता है वो लिख लो। आपको यहाँ पता है कि ट्रेन जो है 110 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो ट्रेन की चाल कितनी होगी, तो 0 से 0 कट गया, तो ट्रेन की चाल आ जाएगी कितनी आएगी भाई 11 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये बताना है ट्रेन की लंबाई। क्या बताना है भाई, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई मतलब ये वाली दूरी होगी ना, ट्रेन की लंबाई मतलब ये वाली दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है, तो आपको पता है सर दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, ठीक है। तो ट्रेन की चाल कितनी है, तो आपको सर ट्रेन की चाल है 11 मीटर पर सेकंड, और ये वाली दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई चलने में कितना समय लग रहा है 30 सेकंड। तो आप ये कहोगे सर 11 गुणित 30, 11 तिया कितना हो गया 33। तो ट्रेन की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 330 मीटर, ठीक है। 330 मीटर आपका आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट वो गलत प्रिंट हुआ है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना 330 मीटर की ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है। निकाल लोगे ना भाई, आसान है, कठिन तो है नहीं ऐसा कुछ। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आप समझ जाओ, क्वेश्चन तो आपकी इजीली ऑटोमेटिकली बनने लग जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है कि दो मोटरसाइकिल के लागत मूल्य समान है, एक 15% के लाभ पर बेची जाती है। दो मोटरसाइकिल है जिनके लागत मूल्य समान है, एक को आपने बेच दिया है और कितने में बेचा है, तो आपने बेचा है 15% के लाभ पर, और दूसरे पहले की तुलना में 48 रुपये अधिक पर बेचा है। दूसरे वाले को जो आपने बेचा, देखो लागत मूल्य समान है, दूसरी कितने में बेची वो अभी हमें पता नहीं, पर उसकी कीमत पहले वाली से 48 रुपये ज़्यादा है। यदि शुद्ध लाभ मतलब दोनों को आपने बेच दिया है ना, पहले को भी बेच दिया और किसको बेच दिया, दूसरे को भी बेच दिया। दूसरे पे लाभ वो हानि पता नहीं है, पर आपने कहा सर दोनों को बेचने पे आपको क्या हो रहा है, तो दोनों को बेचने पे 20% का लाभ होता है। दोनों को बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20% का। तो प्रत्येक मोटरसाइकिल की लागत मूल्य बताओ। मुझे क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आपके फ्रैक्शन परसेंटेज में वैल्यू तो उन्हें फ्रैक्शन में बदल दो। तो 15% का मतलब होता है 3/20। 15% मतलब कितना होता है 3/20। यहाँ भी क्या हुआ है, आपका लाभ हुआ है 20%। 20% मतलब होता है 1/5 होता है। कितना होता है भाई 1/5। पहले वाली मोटरसाइकिल पे क्या हो रहा है, तो आपने कहा सर कोई वस्तु आप खरीद के बेचोगे तो एक होता है आपका क्रय मूल्य और एक क्या होता है विक्रय मूल्य। लाभ और हानि का पता क्रय मूल्य पे चला लगा जाता है, मतलब नीचे वाला जो लिखा है ना ये क्रय मूल्य। तो पहले वाली जो आपके मोटरसाइकिल उसका क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये। 15% मतलब 3, तो 20 रुपये आपका क्रय मूल्य, 3 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब ज़्यादा में बेचोगे तो 20 की वस्तु 3 रुपये का लाभ, मतलब बेचा कितना है हम आपने, तो आपको सर 23 में। कितने में बेच दिया है 23 में। दूसरे वाली मोटरसाइकिल के साथ क्या हुआ है, तो आपने कहा सर वो मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि दोनों का क्रय मूल्य समान है, मतलब पहले वाले का 20 है तो दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब दूसरे वाले का विक्रय मूल्य क्या है तो वो मुझे पता नहीं। तो दोनों का अगर मैं देखता हूँ कि भाई दोनों का क्रय मूल्य बताओ, तो दोनों का क्रय मूल्य अगर हम देखेंगे तो दोनों का क्रय मूल्य 20 धन 20 कितना आ गया 40 रुपये आ गया, ठीक है। लेकिन दोनों के लाभ की कंडीशन अगर हम देखें, दोनों के अगर लाभ की कंडीशन अगर हम देखें तो क्या लिखा है कि दोनों को मिलाने पर अगर मैंने 5 रुपये में खरीदा है तो दोनों को मिला के कितने में बेच देना है 5 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये का अगर आपको लाभ चाहिए, लाभ ही चाहिए ना यहाँ पे, 5 रुपये की वस्तु 1 रुपये का लाभ चाहिए, मतलब बेचना कितने में आपको 6 रुपये में। कितने में बेचना है भाई 6 रुपये में। तो इधर देखो आपके पास अब तो ये सवाल ही खत्म हो गया ना, कि यहाँ पे देखो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 आ रहा है, जबकि ये समान रखता हूँ तो मैं कितना रहा है ये 40 आ रहा है। कितने गुना ज़्यादा ये, तो आप कह दोगे 8 पंजे 40, यहाँ 8 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है 8 गुना ज़्यादा। तो दोनों वस्तुओं का, क्योंकि ये अनुपात में है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 गुना ज़्यादा, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी कितना ज़्यादा होगा 8 गुना। तो 8 गुना ज़्यादा अगर मैं करूँगा तो ये 8 6 कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये, दूसरे का क्रय मूल्य दोनों का मिला के अगर 40 रुपये है तो दोनों का विक्रय मूल्य कितने रुपये हो जाएगा 48 रुपये।
कितने रुपए हो जाएगा 48। इस 48 में से मुझे ये पता है कि पहले वाले का विक्रय मूल्य कितने रुपए, 23 रुपए। पहले वाले का विक्रय मूल्य कितने रुपए, 23 रुपए। तो बताओ दूसरे वाले का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो ये 23 रुपए दोनों का मिला के 48 रुपए आ रहा है, तो 48 में से 23 घटा दूंगा तो दूसरे वाले का विक्रय मूल्य आ जाएगा, और वो कितने रुपए आएगा 25 रुपए। पहले वाले का 23 रुपए है, दोनों का मिला के 48 रुपए है, तो दूसरे वाले का कितना होगा 25 रुपए हो जाएगा। अब देखो सवाल में ये कहा गया है कि दूसरा पहले की तुलना में 48 रुपये अधिक में बेचा जाता है। पहले वाले को कितने रुपए में बेचा आपने 23 में, दूसरे वाले को कितने में बेचा है 25 में। कितने ज़्यादा में बेचा है, तो आप कह दोगे सर 2 रुपये ज़्यादा में बेचा है। कितने रुपए ज़्यादा में बेचा है, 2 रुपये ज़्यादा में बेचा है। तो हमारे हिसाब से 2 रुपये ज़्यादा में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपये ज़्यादा है 4800 रुपये ज़्यादा है। 2 का मान कितने रुपये के बराबर है 4800 रुपये बराबर। हम जो रेशियो लेके चल रहे हैं उस हिसाब से दूसरे वाले वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो पहले वाले से 2 रुपये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 रुपये ज़्यादा नहीं, कितने रुपये ज़्यादा है 4800, मतलब 2 का जो मान है वो 4800 गुना ज़्यादा है। आपको प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपये 20 रुपये, तो आपको 20 का मान बताना है। तो जब 2 का मान 4800 है तो 20 का मान, देखो ये से 10 गुना है ना, तो इसका मान भी 10 गुना होगा, हो जाएगा ना भाई। 2 का मान अगर आपके पास 4800 है तो 20 का मान कितना होगा, तो आपको सर ये देखो ये जो 20 है ना इसका 10 गुना है, तो यहाँ जो मान आएगा ना वो क्या आ जाएगा इसका 10 गुना। और किसी संख्या में अगर आप 10 का गुना कराते हो तो आपको पता है कि 10 का गुना कराने पे एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब किसी एक वस्तु का या किसी एक मोटरसाइकिल का आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो 4800 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा 48,000। बस यही आपका आंसर है, ख़त्म सवाल। समझ में आ रहा है आपको क्या किया गया है कि एक वस्तु 20 में खरीदी, 3 रुपये का लाभ मतलब 23 में बेची है। दूसरी वस्तु पहली 20 में खरीदी तो दूसरी भी 20 में खरीदी, दोनों को मिलाने पे क्रय मूल्य आना चाहिए 40 रुपये। दोनों को जब मैंने बेचा है तो 20% का लाभ मतलब 5 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये का लाभ का मैं मतलब बेचा है कितने में 6 रुपये में। तो मैं अगर इकट्ठा देखता हूँ तो इस रेशियो के हिसाब से क्रय मूल्य 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ के हिसाब से क्रय मूल्य कितना आना चाहिए 40। तो अगर 40 है तो कितने गुना ज़्यादा है 8 गुना। तो यहाँ जो होगा वो भी कितने गुना ज़्यादा होगा 8 गुना। तो इसको 8 गुना बढ़ाएंगे तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा 48 रुपये, जिसमें से एक का विक्रय मूल्य 23 है तो बचा हुआ दूसरे का होगा, तो बचा हुआ दूसरे का, तो दूसरे का विक्रय मूल्य कितना होगा 25 रुपये। तो अब यहाँ देखो पहले वाला का 23 है दूसरे का 25 है तो कितना ज़्यादा है, तो आपको 2 रुपये ज़्यादा, और 2 का मान कितने रुपये के बराबर है 4800 रुपये के बराबर। अब 2 का मान अगर 4800 रुपये के बराबर है और आपको क्रय मूल्य चाहिए तो 2 का मान 48 तो 20 का मान चाहिए, तो आपने कहा सर 2 को 10 गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 4800 को भी 10 गुना करो, 48 का 10 गुना कितना होगा 48,000। ठीक है, निकाल लोगे, आसान से सवाल है, बस क्वेश्चन थोड़ा से घुमा दिए जाते हैं और कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भिन्न का सवाल है, और इस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि इतनी सारी संख्याएं एक के नीचे एक के नीचे एक दे दी, बाप रे कैसे होगा। घबराना कुछ नहीं है, ऐसे जब आपके भिन्न दे रखे हो तो ऐसे भिन्न को सॉल्व करने के लिए आप इन्हें नीचे से सॉल्व करो, है ना। क्या करो आप इनको नीचे से सॉल्व करो, कैसे, जैसे फर्स्ट स्टेप में हम इतने को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 5 से कम 5 और 4 कितना होगा 9 और बट्टे में कितना आ जाएगा 5, कि इतने को सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ रहा है 9/5। ये 3/1 है, यहाँ मतलब मान लीजिए जिसके हर में कुछ नहीं होता उसका हर एक होता है, 3/1 है, नीचे 9/5 है, और 9/5 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो रिवर्स होगा कि नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जब ऐसी भिन्न दे रखी तो जो भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है उसको पलट के लिखो बस। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई दूसरी जो स्टेप है, दूसरी स्टेप में आपके पास क्या है, तो 2 धन 3 गुणा, इसको पलट के लिखूंगा तो कितना लिख दूंगा मैं, तो इसको पलट के लिखूंगा तो मैं कितना लिखूंगा 5/9। काटते हैं 9 को तो 3 से कटेगा, 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, तो बचा कितना आपके पास, तो 2 धन 5 कितना आ गया 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 कितना हो गया 11 और बटे में कितना है 3, तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास कितना आ गया 11/3 आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, सेकंड स्टेप सॉल्व हो गए, अब हम आते हैं कौन सी स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे। और थर्ड स्टेप देखो क्या लिखिए, थर्ड स्टेप पे 1 धन, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना, तो बचा कितना था आपके पास 2 बचा था। क्या कहा मैंने कि इनको आपको पलट के लिखना है, तो पलट के लिखना मतलब क्या लिखो 3/11। अब आगे सॉल्व करो तो यहाँ देखो क्या आएगा, 1 धन 3 दूनी कितना होता है 6 और बटे में कितना आएगा 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 और 6 कितना होगा 17 और बटे में कितना है 11, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास 17/11। ये थर्ड स्टेप हो गई। इस स्टेप पे अगर मैं आता हूँ लास्ट फोर्थ स्टेप सॉल्व करते हैं, तो फोर्थ स्टेप आपके पास क्या बची, तो ये बची 1 धन, ये सब तो सॉल्व हो गया, कितना बचा आपके पास 1 गुणित ये जो संख्या मैंने आपसे कहा पलट के लिखना है, तो पलट के लिखना मतलब क्या लिखोगे आप 11/17 और सॉल्व करोगे तो आएगा 1 धन
11 गुणित 1 कितना होता है 11 और बट्टे में कितना है 17, तो इसका मान आ जाएगा 1 सही 11 बट्टे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है 1 सही 11 बट्टे 17। तो आई होप कि यहाँ तक के सवाल आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को रीड किया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है मैथ्स में, क्वेश्चन को रीड करना है। अगर आप पढ़ अच्छे से रहे हो तो उसका आंसर अच्छे से ही आएगा और सही भी आएगा। घबराने की कोई ज़्यादा इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये सवाल देखो, क्योंकि जब अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना तो मैथ्स में आप पेपर पेन लेके बैठो, आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन देखने से कुछ नहीं होगा। जो टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना वो मेहनत कर रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले सबसे फर्स्ट स्लाइड पे लिखा है कि प्रैक्टिस से क्या होगा सिलेक्शन होगा। कोई मूवी तो ना चल रही है जिसे आप देख रहे हो, देख के एंजॉय कर रहे हो, या आपके सिलेक्शन की बात है। तो आपके सिलेक्शन की बात है तो मेहनत आपको करना होगी, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आज नहीं कल नहीं परसों किसी दिन तो बनेगा।